कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करना, निकालने की कोशिश करना। शुरू शुरू में लोग कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कैसी बेवकूफ़ी है, ये कैसे सोच रहे हो आप, पर अल्टीमेटली वो हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस फैशन डिज़ाइनिंग की सर ने बात की, पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम सारे मर्द ट्राउजर्स पहनते हैं, है ना, ट्राउजर्स पहनते हैं। ट्राउजर्स में क्या ऑप्शन है, मोहरी छोटी होगी और छोटी होगी, चौड़ी होगी और चौड़ी होगी। जब हम लोग आपकी एज के थे तो हमारे टाइम में एक बेल बॉटम टाइम की चीज़ चला करती थी, तो वो इतना लंबा उसका मोहरी हुआ करती थी, 36 इंच 34 इंच ऐसी मोहरी होती थी, और हम लोग पूरी सड़क झाड़ते हुए चलते थे और हमको लगता था हम कितना मज़ा कर रहे हैं। और फिर किसी ने कहा कि नहीं अब फिर सकरा कर लीजिए, तो फिर जब आज जो सकरी मोहरी है, जो ड्रेन पाइप ट्राउजर्स चलती हैं, वो ड्रेन पाइप ट्राउजर्स आप समझेंगे तो पुराने ज़माने के हीरो देवानंद और उससे भी पहले के राजेंद्र कुमार टाइप्स जो है ना, वो सब ड्रेन पाइप पहन के घूमते थे। तो वहीं से चले थे, वापस वहीं पहुंच गए। अब वो लड़कियों ने कुछ एक नया एकदम झूले टाइप का पहनना शुरू कर दिया आजकल, वो ऊपर का नीचे तक जाता है और नीचे का ऊपर तक आता है और फैशन हो गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे सामने जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसमें लोग आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढना ही एक डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जब भी कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढ रहे हैं, जब भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी करने के बाद कैसी दिखेंगी या उन्हें कैसा दिखना चाहिए, ये सिखाने की जो कला है वो दरअसल एस्थेटिक्स है। कि कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अभी मैंने ये कपड़े पहने हैं, इसके अंदर मैंने एक येलो कलर की शर्ट पहनी है। सपोज मैं इसी कोट के साथ एक मिट्ठू कलर के हरे से रंग की शर्ट पहन के आपके सामने खड़ा हो जाऊं, तो आप में से 90% लोग नाक भौं सिकोड़ने लग जाएंगे, क्या पहन के आ गए, मतलब बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। लगता है ना ऐसा आपको? लगता है मैं मिट्ठू कलर की पोपट तोता ग्रीन टाइप की एक शर्ट अंदर से पहन के यहां पे आ जाऊं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और अच्छा लगे तो बताना मत, मैं पहनने नहीं वाला हूं, बता दे रहा हूं। सो व्हाट आई एम टू, अच्छा ये कौन बताता है कि इनको अभी इस कपड़े के साथ मिट्ठू कलर की शर्ट नहीं पहननी चाहिए? कौन बताता है? आपके अंदर का कोई एक सेंस बताता है, कोई एक चीज कहती है कि नहीं इसके साथ ये चीज नहीं जा रही, इसके साथ ये चीज जा रही है। और सर एक मिनट, सर आप तो लंबे हैं ना, एक मिनट आ जाइए ना, एक मिनट प्लीज आइए। ये यहां गणेश जी सब दिख रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, सबको अच्छे लग रहे हैं? ये पर्दे यहां पे अच्छे लग रहे हैं, सबको अच्छे लग रहे हैं? सर ये गणेश जी निकाल के इस पर्दे के ऊपर लगा दीजिए, निकल जाएंगे वो। पहले आप क्रीम कलर वाले पर्दे पे लगा दीजिए। अभी कैसे लग रहे हैं? ठीक ठीक लग रहे हैं ना? अभी वो ब्राउन वाले के ऊपर लगा दीजिए, अभी कैसे लगने लग गए? और ठीक लग रहे? अच्छा लगा दीजिए सर वापस इनको अपने स्थान पर। क्या होता है, कौन सी चीजें ये आपको बताती हैं कि यहां अच्छे लग रहे थे? यहां क्यों अच्छे लग रहे थे? यहां एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड है, जो खाली सी दीवार है, उस पर हमको कोई एक विजुअल क्रिएट करना था जिसमें प्रोमिनेंट कलर्स हों और जिसका प्रोमिनेंट फिगर हो, जो हमको सबको अट्रैक्ट करे। यहां पर इतने बड़े गणेश जी नहीं लगा के हम छोटी सी टिप भी बना देते तो आपको अट्रैक्ट करती, बिकॉज दैट इज अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड। यहां पर आपको उतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि द बैकग्राउंड गॉट कलर्ड, और एक कलर्ड बैकग्राउंड पे हमने बहुत सारे कलर्स की ही कोई चीज डाल दी तो हमको अच्छी नहीं लगी। ये हमको किसने बताया? हमारे अंदर का एक सेंस आया। वो सेंस क्या है? एक्चुअली दैट इज द एस्थेटिक सेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सौंदर्य बोध। हालांकि वो एस्थेटिक्स का बहुत सही अनुवाद नहीं है, बट दैट इज एस्थेटिक सेंस। दैट इज द काइंड ऑफ सेंस जो हमको अंदर से कहीं प्रिवेल कराता है कि कौन सी चीज कहां पर कैसी सूट करेगी, किस चीज को कहां पर कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर कैसे दिखती है। तो इसको देखना, दरअसल दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक सेंस।
अगर आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, पुराने समय की जाएं, तो कई लोग इसको फिलॉसफी मानते थे, एस्थेटिक्स को फिलॉसफी मान के उसके हिसाब से काम करने की कोशिश किया करते थे। और कई लोग इसको साइकोलॉजी मानते हैं। साइकोलॉजी कैसे मानते हैं और फिलॉसफी कैसे मानते हैं? अपने अपने बिलीव्स में मानते हैं। फिलॉसॉफिकल बिलीव्स हैं, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि नहीं साहब, चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसे ही करना चाहेंगे, हमारा एस्थेटिक्स इसी तरह से हमको परमिट करता है। और साइकोलॉजी क्या होती है? जो जिस तरह से हम सोचते हैं, समझते हैं, उससे हमारी साइकोलॉजी होती है। हम में से कई लोग हैं जो चाहकर भी कलर्ड कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों? साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में वो चीज़ फिट नहीं होती। कई लोग हैं जो चाहकर भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते। कई लोग हैं जो चाहकर भी काले कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी उनको उस तरह से करने के लिए परमिट नहीं करती। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप सोचते हैं तब समझ में आता है कि व्हाट इज़ एस्थेटिक्स। तो जो हेगेल नाम के हमारे बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सोशल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको कहा था कि दिस इज द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक्स। अगर कोई फाइन आर्ट्स है, जो विवेक जी जब आपको अपनी आर्ट्स और फाइन आर्ट्स और विजुअलाइजेशन के बारे में बताएंगे तो वो आपसे इस संबंध में ज़्यादा डिटेल चर्चा करेंगे। पर फाइन आर्ट्स की अलग अलग डायमेंशंस की जब फिलॉसफी कहीं ना कहीं कोई टेस्ट करता है, ट्राई करता है, सोचता है, तो उसके अंदर से उसका एक एस्थेटिक सेंस प्रिवेल करते हुए बाहर निकल के आता है। उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्रोशे जो बहुत प्रसिद्ध एस्थेटिक्स के साइंटिस्ट हुए और जिन्होंने एस्थेटिक्स पे बहुत बड़ी किताब लिखी है और वो बहुत ज़्यादा चर्चा में, जब कभी आप एस्थेटिक्स के बारे में ज़िंदगी में पढ़ेंगे तो क्रोशे को ही पढ़ना पड़ता, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि दिस इज साइंस ऑफ द एक्सप्रेशन एक्टिविटी। मुझे अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो विज्ञान है, दैट इज एस्थेटिक्स। दिस इज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो मैं जब भी कभी अपने आप को किसी भी रूप में अभिव्यक्त करता हूं, एक्सप्रेशन है, तो वहां जो साइंटिफिक चीजें मेरे अंदर चलेंगी, दैट इज समहाउ रिलेटेड टू माई एस्थेटिक सेंस। अब एक्सप्रेशन कहां कहां आता है? आप सब कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। अभी हमारे वाइस चांसलर सर ने भी आपको कम्युनिकेशन की ही बात बताई कि आप न्यू मीडिया में आए हैं, तो आप कम्युनिकेशन से न्यू मीडिया को कैसे प्रभावित करते हैं, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन कितनी तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं। वर्बल एक्सप्रेशन जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं, बोल के कर रहा हूं। विजुअल एक्सप्रेशन, जिसको बोलना नहीं था उसने एक शेर बना दिया कि ज़्यादा बदमाशी करोगे तो मैं शेर की तरह दहाड़ दूंगा। होता है ना, आप कहीं जाते हैं साइलेंस जोन में, तो उसमें क्या है, वो विजुअल एक्सप्रेशन दिखाता है। ऐसी उंगली ऐसे मुंह पे रखा है तो आपको समझ जाना है कि दिस इज साइलेंस जोन, विजुअल एक्सप्रेशन है। फिर म्यूजिकल एक्सप्रेशन होता है। कुछ लोग गा के अपनी चीज़ों को बताना चाहते हैं, कुछ लोग ट्यून से बता देते हैं, संगीत से बता देते हैं, कुछ लोग डांस से बता देते हैं, कुछ लोग स्कल्पचर से अपने एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर देते हैं। अब यही जो ये कलाकृति आपके पीछे लगी है, ये क्या है? ये एक बिहार की कलाकृति है कि जंगली पेड़ है और जंगली पेड़ में जो घास ऐसी लंबी उगती है, उस घास को उसने छील के उसको शाइनिंग उसकी शूट्स निकाल ली और उन सारी शाइनिंग शूट्स, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसको मोड़ के ऐसा गोल वोल बना के उसको पेंट करके उसने एक्सप्रेस कर दिया। गणेश जी जैसे गणेश जी नहीं है, पर जिसको समझ में आना है उसको समझ में आ गया कि उसने गणेश जी बनाए हैं। एक बहुत सुंदर एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, एडवर्टीजमेंट में आता था, एक आदमी ने यूं पेन लिया और यूं घुमा के यूं करके ऐसे करा और एक चश्मा लगा दिया, आप समझ जाते हैं गांधी जी बनाए। उसने कोई चित्रकारी नहीं की उसमें और पेन को हटाया भी नहीं, और इतना सुंदर एक्सप्रेशन है कि अब वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी कर सकता है, यूं लेके यूं आ जाएगा तो गांधी जी बन जाते हैं। ठीक है ना? सो दीज आर ऑल मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन। जहां जहां आदमी को अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जहां भी वो अपना कहीं साइंटिफिक एलिमेंट लगाता है, लॉजिक का एलिमेंट लगाता है, वो एस्थेटिक्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? थोड़ी जोर से बोलो, खाना खा लोगे, भी क्यों चिंता कर रहे हो? तो इसलिए हमको जब भी कभी हम डिजाइन करें तो हमको एस्थेटिक्स का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। और एस्थेटिक्स हमें कहां कहां से कैसे कैसे सहायता करता है, इसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहता हूं, ये सेंस सब में नहीं आता। ठीक है?
इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। अगर आपके पास इनबिल्ट नहीं है, अगर आपके पास नेचुरल नहीं, आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे भले ही डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं, माफ़ करेंगे, भले ही डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप ही कहोगे कोई आपका फ्रेंड है जिसने नई ड्रेस ट्राई आउट की है, तो आप तुरंत कहते हो क्या ये नई खरीदी है, जम नहीं रही यार, कुछ अच्छी खरीद लेते। वो तो बेचारा 1,500-2 हज़ार की शर्ट खरीद के आया और आपने कहा कि जम नहीं रही है। क्यों नहीं जम रही? क्योंकि आपको लगा कि वो सूट नहीं कर रही उस पर, है ना, सूट नहीं कर रही। तो जो सूट नहीं करने का जो सेंस आपको दिखाया, आपके अंदर आया, वो आपके दोस्त में नहीं आया, जबकि वो भी डिज़ाइन से ही पढ़ रहा था, उसको आना चाहिए था पर उसको नहीं आया। या कई बारी जो हमारे पुराने मिथक थे, उन सारे मिथकों में भी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई पढ़ाई जाती थी, बहुत इंटरेस्टिंग मिथक थे। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी जनरेशन ने सारे मिथक तोड़ दिए। जैसे हम थोड़े से मोटे हुआ करते थे तो हमसे कहा जाता था चौखाने के कपड़े मत पहनो और मोटे लगोगे। उसको कहा जाता है आप स्ट्राइप्स के कपड़े पहनो। जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनको कहा जाता है स्ट्राइप्स के कपड़े पहनो तो दुबले लगोगे। या जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनको कहा जाता है आप लाइट कलर के कपड़े मत पहनो, डार्क कलर के कपड़े पहनो, इसमें थोड़ा सा आपका बल्क दब जाता है। ये कौन सिखाता, कौन बताता है, और ये कहाँ से आता? तो ये सब में सेंस प्रिवेल नहीं करता। तो एस्थेटिक्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो है इंट्यूशन। और इंट्यूशन यानी आपका अंतर्बोध, अंतर से जो आवाज निकलती। तो इसलिए व्हेन यू आर अ डिजाइनर एंड व्हेन यू आर डिजाइनिंग समथिंग, व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग, व्हेन यू आर कंसीविंग समथिंग, don't ever neglect your intuition, because that is the first response which you are going to get about your product, about your thing. और sometimes what happens, हम अपनी intuition को नकार देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्लम्बिसाइड, वो जनमत संग्रह करते हैं, और जनमत संग्रह में भी आप हार जाते हैं। आपने कोई नई ड्रेस खरीदी है, नई बहुत बढ़िया ड्रेस आपने खरीदी जो दुकान पे बड़ी अच्छी लग रही थी, और आपको लगा कि जब मैं ये इसको फलाने के साथ पहनूंगा या पहनूंगी तो एकदम छा जाऊंगी। लेकिन द मोमेंट यू सी इन द मिरर, अरे यार पैसे बर्बाद चले गए, ऐसा लगता है। लेकिन अब पैसे तो खर्च कर दिए हैं, खरीद के तो आप खुद ही लाए हैं, लड़ झगड़ के आपने पैसे पेरेंट्स से लिए थे। देन व्हाट यू से, अरे जरा देखो कैसी ठीक लग रही ना, इज इट लुकिंग नाइस? सामने वाला कहता है हाँ बहुत अच्छी लग रही। ठीक से देखा ही नहीं तुमने, ऐसे ही बता दिया, कहाँ अच्छी लग रही। अब क्या कर रहे हो, अब आप उससे जनमत संग्रह कर रहे हो। इंट्यूशन में तो आपको मालूम था कि जम नहीं रही, अपने पैसे बर्बाद गए। अच्छा, दोस्त भी बोलता है पैसे इसके बर्बाद इसके गए, मेरी जेब से क्या जा रहा है, तारीफ कर देंगे, एक कप कॉफी पिला देगी, लेकिन वो कॉफी नहीं पिला रही, क्योंकि शी नोज कि आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड विच आई परसीव्ड। सो द मोमेंट यू गेट एन इंट्यूशन, यू आर निग्लेक्टिंग। एक्चुअली तो निग्लेक्ट आप तब भी कर रहे थे जब आप दुकान में थे, क्योंकि दुकान में तो आपको घर से सोच के गए थे कि मैं फला चीज खरीदूंगी या खरीदूंगा, बट आपने दुकान में जाके भी रियलाइज किया था कि ये चीज उतनी अच्छी नहीं लग रही है जैसी मैं सोच के गई थी। फिर भी चूंकि मैं अब सोच के गई थी और मैंने माँ बाप से भी झगड़ लिया है और दोस्तों से भी बोला है कि कल मैं फला ड्रेस लेके आऊंगी, तो अब तो मैं लेके ही जाऊंगी। एंड अल्टीमेटली व्हेन यू कम एंड व्हेन यू लैंड विद दैट ड्रेस, यू रियलाइज दैट इट इज नॉट ऑल दैट गुड। सो देन यू सॉर्ट ऑफ इरिटेट, अरे कोई तो हो मुझे बताए कि बकवास लग रही है और मैं घर जाके उतार दूं, किसी और के ऊपर दोष दे दूं। मम्मी मेरे को तो अच्छी लग रही थी लेकिन सुनीता ने कहा बहुत खराब लग रही है इसलिए मैं कल से नहीं पहनूंगी, सुनीता के ऊपर दोष मढ़ दो ले जाके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ एस्थेटिक सेंस, डोंट एवर नेग्लेक्ट योर इंट्यूशन, बिकॉज इंट्यूशन इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू योर प्रोडक्ट डिजाइन। और अक्सर हमारी गलती क्या होती है कि हमको हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं होता, सारी दुनिया पे भरोसा होता है, हमको हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं होता। दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइनर जिनके सारे अभी उल्लेख अक्षत जी ने अपने प्रेजेंटेशन में किए, अगर ये सारे डिज़ाइनर किसी और पे भरोसा करते तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बना पाते, कभी कुछ नहीं बना पाते। आप छोटी सी चीज लीजिए, शब्दों की डिजाइनिंग की बात करिए, आप में से कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी का नाम सेवफल रख देगा, पर एक आदमी ने अपनी कंपनी का नाम सेवफल रख दिया। एप्पल व्हाट, सेवफल। आपको कल को कहा जाएगा कि आप एक कंपनी बनाइए और उसका नाम ककड़ी रख दीजिए, आप नहीं रखेंगे।
पर कल को अमेरिका से कोई आएगा और कहेगा कि आपने ककम्बर प्रोडक्ट्स खरीदे, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और आप ककम्बर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? वाई? बिकॉज यू हैव नॉट डेयर्ड, आपने हिम्मत नहीं करी। आप कोई इक्विपमेंट कंप्यूटर का बनाते और उसका नाम चूहा कभी नहीं रखते भाई मेरे। बट एक आदमी ने कंप्यूटर बनाया और उसको लगा कि ये जो चीज ऐसी घूमती है, उस इट मूव्स लाइक अ माउस, सो वील कॉल इट माउस, मैटर एंड्स। अब आप सब उसको माउस कह रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट कि जो इंट्यूशन की आवाज है, जो अंदर की आवाज है, जो आपके अंदर से सेंस निकलती है, उसको कभी अस्वीकार मत कीजिए। आप अपने अंदर बैठे हुए उस डिजाइनर को कभी डिस्कार्ड मत कीजिए। आप अपने अंदर बैठे हुए उस क्रिएटिव व्यक्ति को कभी डिस्कार्ड मत कीजिए, क्योंकि वो आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में एस्थेटिकली बताने वाला है। एक और बात आपको बता दूं, दुनिया में देखते सब हैं, लेकिन दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती। ठीक है ना? फर्क समझ रहे हैं? देखने में और दृष्टि में बहुत फर्क है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, पर एक्चुअली श्रवण बहुत लोग कम कर रहे हैं। ऐसा मैं एज ए टीचर मान लूँ तो मेरा तो भंटा ही ढार हो जाएगा, है ना? पर क्या होता है सुनने और श्रवण करने में, टू हियर एंड टू लिसन देयर इज अ डिफरेंस। आई एम लिसनिंग, आई एम हियरिंग। इसी तरह देखना, तो मैं सब देख रहे हैं, लेकिन दृष्टि किसी एक व्यक्ति की होती है जो उसको पकड़ती है। एक छोटी सी कहानी है जो दृष्टि के ऊपर है। दो दोस्त जा रहे थे, उन्हें पूछा कि आपने, एक ने बहुत बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा लिया और बहुत मालदार हो गया, दूसरा ठीक ही ठाक था और बड़ा खुश था, लेकिन उसने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं ठीक हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, कुछ कुछ काम करता रहता हूँ, एंड आई एम हैप्पी। रास्ते से जा रहे थे, तभी कहीं कुछ आवाज़ हुई और दोनों दोस्त रुक गए और दोनों एक झाड़ी की तरफ गए, और झाड़ी की तरफ गए और वापस लौट कर आए तो जो दोस्त बिजनेस में बहुत पैसा वैसा कमा के था, ही गॉट 1000 रुपीज़ नोट, और उसने एकदम दूसरे दोस्त को दिखाया कि मुझे ये झाड़ी में कुछ ऐसी आवाज़ आई, तो मैं गया तो मुझे दिखा 1000 रुपीज़ नोट था, तो मैं लेके आ गया। तो इसने कहा यार कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमको 1000 रुपीज़ मिल गए, तुम क्या करने गए थे? बोले मैं भी झाड़ी में मेरे को आवाज़ आई तो मैं भी सुनने गया था। तो बोले तुमको ये 1000 रुपीज़ नोट नहीं दिखा? बोले नहीं नहीं, वो बगल में वहाँ एक तितली थी जिसका पंख उस झाड़ी के कांटे में अड़ गया था, तो मुझे उस तितली के पंख की फड़फड़ाहट सुनाई दी, इसलिए मैं वहाँ गया तो मैंने उस तितली को वहाँ से निकाला। आपको क्या सुनना है? 1000 रुपये के नोट की सरसराहट सुननी है या तितली के पंख की फड़फड़ाहट सुननी है? ये दृष्टि का फर्क है, ये आपके परसेप्शन का फर्क है। ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आपके अंदर की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश करेगी, इनसाइट आपको कहीं ना कुछ दिखाने की कोशिश करेगी, इंट्यूशंस आपको कहीं ना कुछ सिखाने की कोशिश करेगी। और अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो अपनी उस दृष्टि को विकसित करना, उस दृष्टि को एनहांस करना, उस दृष्टि को आगे बढ़ाना और उस दृष्टि के सहारे आगे जाने की कोशिश करना। नहीं तो बहुत सारे लोग रहते हैं, आप कहते नहीं हो कोई लड़का चलता रहता है और टकरा जाता है तो कहते नहीं अरे भाई दिखता नहीं है क्या? वो दिखता तो सबको है, पर वो समझ नहीं पाता। तो हमको उन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है जो नॉर्मल आंखों से हमको शायद नहीं दिख पा रही हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी आर्ट सेंस और आपकी एस्थेटिक सेंस सिखाती है और दिखाती है। तो हमें उस आर्ट सेंस को और अपने उस एस्थेटिक सेंस को आगे बढ़ा के रखना है, आगे निकाल के रखना है। एक और बात बताता हूँ, प्रकृति कैसे आपके साथ एस्थेटिक्स का खेल करती है, कभी आप सोचने की कोशिश कीजिए। हमको लगता है कि ये एस्थेटिक्स कहीं बाहर से आ गया, जब हम सोचेंगे तभी आएगा। सर ने कहा कि ये गणेश जी यहाँ लाके यहाँ दिखा दो और यहाँ से यहाँ लाके दिखा दो तो ये एस्थेटिक हो गया। नहीं, नेचर ने भी अपने साथ एस्थेटिक्स के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हुए हैं। नेचर अपने आप में एस्थेटिकल ब्यूटी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारी दिक्कत क्या है कि हमने उसको कभी उस तरह से देखा ही नहीं। मैं सुबह एकांत पार्क में घूमने जाता हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं, कई सारे लोग जाते हैं, पर क्या करते हैं, उस एकांत पार्क में जाते हैं और अपनी जेब में मोबाइल रखते हैं और उसका ईयरफोन कान में लगाते हैं और पता नहीं कोई कोई गाना सुनते रहते हैं और उनको उस गाने में मज़ा आता है। मुझे उन लोगों पे तरस आता है।
प्रकृति का इतना सुंदर संगीत सुनने की बजाय ये कहाँ इंस्ट्रूमेंटल संगीत, कौन सा, मतलब ये मैकेनिकल वॉइस क्यों सुन रहे हो? वहाँ नेचर है, वहाँ पत्ती फड़फड़ा रही है, वहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं, वहाँ सूरज की किरणें हैं, वहाँ कहीं गाय भी रंभा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रकृति अपना संगीत आपको दे रही है। पर हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम वो सारा छोड़ के एक उस मोबाइल नाम के डब्बे से कान में लगा के और सुन रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो एडजस्ट कर रहे हैं, अरे भाई एडजस्ट कर लो। तो ये जो दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य से हमें निकलना पड़ेगा ना, तभी तो जाके। तो प्रकृति जो है, प्रकृति अपने हिसाब से जो संगीत आपको दे रही है, प्रकृति अपने हिसाब से जो खूबसूरती आपको दे रही है, प्रकृति ने आपके लिए बहुत सारी सुंदर रचनाएं की हैं, हम उस सेंस को भी देखने की कोशिश नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, केरल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, गए कितने लोग होंगे मुझे नहीं मालूम, पर केरल प्रदेश के बारे में आप लोग सब जानते हैं। बहुत हरा भरा प्रदेश है, बहुत लश ग्रीन, मतलब इतनी ग्रीनरी है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते, लश ग्रीन है केरल। तो केरल के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? सफेद। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उस पूरी ग्रीन बैकग्राउंड में वो जो सफेद कपड़े हैं वो इतने खुल के दिखते हैं कि उतने खुल के कहीं और कपड़े नहीं दिख सकते। जबकि हमने और सफेद भी कौन से? सूती। जबकि साउथ में और प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्रा है, ये सारे प्रदेश अपने सिल्क के लिए बहुत फेमस है ना, बट केरल में उस तरह से सिल्क के कपड़े प्रिवेलेंट नहीं है, वहाँ वाइट कॉटन पहना जाता है, और वो जो वाइट कॉटन पहना जाता है वो इतना फब के दिखता है कि मुझे नहीं लगता उससे सुंदर कोई कपड़ा दिखता हो। इसके विपरीत जाइए राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, रेत और येलो बैकग्राउंड, उसमें ग्रीनरी नहीं थी। अभी कुछ साल पहले से ग्रीनरी राजस्थान में आ गई, लेकिन पहले ग्रीनरी नहीं थी। तो क्या था? पूरा बियाबान सुनसान पड़ा है। राजस्थान के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? रंग बिरंगी, है ना, चुनरी है, कलर्स। कलर्स कहाँ से आए? क्यों कलर्स आए वहाँ पर? कलर्स इसलिए आए, कहीं प्रकृति ने कंपेंसेट किया, क्योंकि हम आपको आपके जीवन में कलर्स वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ ग्रीनरी नहीं है, वहाँ उस तरह की पूरी प्रकृति कहीं आपको रंगों से सराबोर नहीं कर रही। तो फिर आपने क्या किया? कंपेंसेट करने के लिए अपने शरीर पर कलर्स पहने। तो देन व्हाट हैपेंड? देन वी मतलब टुगेदर वी क्रिएटेड अ गुड विजुअल। हमने एक सुंदर दृश्य की वहाँ पर रचना की। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो इस दृष्टि से उस कॉम्बिनेशन को कभी देख या समझ पाते हैं, कभी सोच पाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमको इस तरह की इंसाइट, इस तरह की दृष्टि, इस तरह का हमारा परसेप्शन डेवलप करना है। और हमारा जो एस्थेटिक सेंस है, हमारी जो कलाओं को देखने की जो दृष्टि है, वो हमें इस परसेप्शन को आगे ले जाने में मदद करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये है तो इंट्यूशन, पर उस इंट्यूशन को हमें कहीं ना कहीं डेवलप करना है, उस इंट्यूशन को हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। उस प्रोसेस को हमको आत्मसात करने की कोशिश करना है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं आर्ट क्या है ये समझना होगा, और आर्ट क्या नहीं है ये भी समझना होगा। कई बार हमको जब आर्ट की परिभाषा बताई जाती है तो कह देते हैं आर्ट तो एक साइंस है, आर्ट तो एक हिस्ट्री है, आर्ट तो एक फिलॉसफी है, आर्ट तो एक सोशल स्टेटमेंट है। बहुत सारी चीज़ें आर्ट के बारे में हमको बताई जाती हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, और मैं भी नहीं कहता हूँ, ये बहुत बड़े बड़े जो एस्थेटिक्स और आर्ट के वैज्ञानिक हैं वो भी आपसे कहेंगे कि आर्ट कुछ नहीं है, आर्ट सिर्फ आर्ट है। कभी दुनिया का कोई आर्टिस्ट ये सोच के बहुत बेहतर क्रिएशन नहीं कर सकता कि मैं आज यहाँ पर बैठकर बहुत बेहतर क्रिएशन करूँगा। वो क्रिएशन होगा, तो सारी इन्वेंशंस होंगी, और वो सारी इन्वेंशंस एक जुनून के तहत होती हैं। आपके अंदर एक जुनून आता है, एक पैशन आता है, पैशन आपको कहीं मोटिवेट करता है, एंड देन यू क्रिएट समथिंग। समटाइम्स इट क्लिक्स, समटाइम इट डज नॉट। अभी आपसे जब एक्सरसाइज करा रहे थे मोबाइल फ़ोन की, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और आप में से कई लोगों ने, बहुत सारे, किसी ने मजाक में भी कह दिया होगा, कह दो यार अपने बाप का क्या जाता है साहब, इसको कागज़ की तरह होना चाहिए, अपना क्या जाता है। हो सकता है 5 साल बाद वो कागज़ की तरह हो, हु नोज, आपके शब्द सही हो जाएं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अक्षत भी अगले लेक्चर में उसका
उल्लेख कर देंगे। जब हम लोग नए नए मोबाइल सीखे थे तो मोबाइल बड़ा होता था, तो एक एरिक्सन मोबाइल फ़ोन की एडवर्टीजमेंट आती थी जिसमें वो महिला ऐसे कान में लगा के बात कर रही है अपने किसी व्यक्ति से, और चूंकि वो सुंदर महिला है तो उसको देखकर सामने का व्यक्ति आकृष्ट हो गया और उसे लग रहा है ये महिला मुझसे बात कर रही है, तो ये उसके पास चला जाता है। जब वो कहती यस 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 तो ये चला जाता है, तो फिर वो कहती है क्या है, 2 कप कॉफ़ी लाना। समझ रहे हैं? तो वो एरिक्सन मोबाइल फ़ोन का ऐड है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि तब बड़े मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना था और छोटा मोबाइल फ़ोन सोनी ने लॉन्च किया था, एरिक्सन ने, तो उनको लगता था कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन अब देखो तो अब फिर चप्पल के साइज़ के मोबाइल आने लग गए हैं, है ना, अब फिर बड़ा हो गया। हमारे ज़माने में पहले एम्बेसडर और फिएट नाम की 2 कारें होती थी। जिनके पास एम्बेसडर और फिएट होती थी वो दुनिया के सबसे रईस आदमी होते थे। उसके बाद मारुति आ गई एंड मारुति बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। तो जिसके पास एम्बेसडर और फिएट थी वो लोग बेचारे गरीब माने जाते थे, जो लोग मारुति खरीद लेते थे वो अमीर माने जाते थे। अब सारी चीज़ें फिर टेबल्स टर्न हो गई हैं। अब अगेन मारुति हैज़ बिकम गरीबों की कार। लोग घर में आटा पिसाने के लिए मारुति का इस्तेमाल करते हैं, पार्टी में जाने के लिए बड़ी बड़ी कारों का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारी चीज़ें ऐसे निकलती जाएंगी। आपको कहाँ से कौन सी चीज़ को पकड़ लेना है, कहाँ से कौन सी चीज़ को थाम लेना है, और थामने के बाद उसमें अपनी दृष्टि को कैसे डालना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। बगीचे के नीचे बैठा, सेवफल गिरा तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ लिया। बट अगर आप भी बगीचे नीचे बैठोगे और सोचोगे कि कुछ गिर जाए तो मैं ढूंढ लूंगा, तो आपके सिर पे कौवे की बीटी गिरने वाली और कुछ नहीं गिरने वाला। अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा, आपको कुछ नई चीज ट्राई करनी पड़ेगी। पाव भाजी सबने खाई है? किसने नहीं खाई है? खाइए ना। मुझे नहीं मालूम भोपाल में अच्छी पाव भाजी कहाँ मिलती है, आप बताएंगे, लेक्चर के बाद बता दीजिएगा। पाव भाजी का इन्वेंशन कैसे हुआ है? बंबई में जो महिलाएं लोगों के घरों में काम करती थीं, डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है ना, आपके भी घरों में महिलाएं काम करती हैं, तो आपकी माँ कहती कि भाई ये रात की सब्जी बची है, इसको ले जाना, ठीक है। तो आपके घर बनी बैंगन की सब्जी, मेरे घर बनी भिंडी की सब्जी, उनके घर बनी गोभी की सब्जी। अब छोटी छोटी कटोरी में बाई बेचारी सारी सब्जियां लेके आ गई। घर में लाके उसने रियलाइज किया कि मैं एक को गोभी दे दूंगी, एक को बैंगन दे दूंगी, एक को ये दे दूंगी, तो सब नाराज हो जाएंगे। जिसके हिस्से में कद्दू आएगा वो तो पकड़ के मारेगा। सो व्हाट शी डिड, उसने सारी सब्जियों को कढ़ाई में डाला और एक ऊपर से लुड़िया लेके उसको पूरे को मैश कर दिया और ऊपर से बढ़िया शानदार मसाला डाल के ठक 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 कर दिया और वो घर में सर्व कर दी। घर वाले सब बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इट्स वेरी गुड, काश इसके साथ कुछ पाव वाव होता तो और मजा आता। तो जाओ भाई नुक्कड़ से पाव लिया। सो दैट इज हाउ पाव भाजी वॉज इन्वेंटेड। आज आप जाते हैं और 60 रुपए प्लेट दे के खाते हैं, ठीक है ना। सो दैट, बट उसका इन्वेंशन क्या हुआ है, वहां हुआ, पर उसको मार्केट किसी ने किया होगा ना। somebody thought कि नहीं यार दिस इज अ गुड आइडिया, व्हाई डोंट वी गो एंड डू दैट। तो वहां जाकर हम उस चीज को देखते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, देखना, इसको जानना, समझना, ये हमारे एज ए डिजाइनर हमारी जिंदगी का कर्तव्य होना चाहिए। आप लोग गांव में रहे हैं, गांव गए हैं कभी, गांव देखे हैं? आपको अचानक कोई गांव का कोई घर अचानक बहुत अच्छा लगता है और अचानक कोई घर बहुत बेकार लगता है। क्या होता है वहां पर? आपने देखा होगा कि वो महिला अपने घर को बहुत अच्छी तरह से लीपती है और लीपने के बाद गेरू से कुछ तो भी उसमें एक ऐसी चीज बना देती है जो आपको अट्रैक्ट करती है। वो महिला एमए फाइन आर्ट्स नहीं है, वो महिला न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई कोर्स नहीं कर रही, पर उसका एस्थेटिक सेंस प्रिवेल कर रहा है जो आपको टेम्प्ट करता है इस घर के अंदर जाने के लिए। किसी किसी के घर जाते हैं तो उनका ड्राइंग रूम आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी के घर जाते हैं तो उनका ड्राइंग रूम आपको बहुत खराब लगता है। जिनका ड्राइंग रूम आपको खराब लगता है बता दें कि उनके घर दुनिया का सबसे महंगा फर्नीचर है, फिर भी वो खराब लगता है। और जिनका ड्राइंग रूम अच्छा लगता है उनके घर कुछ नहीं है, 2 बेंत की चेयर्स और एक दरी पड़ी है, पर अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने जो चीज़ उनके पास है उसी चीज़ को किसी ऐसे ढंग से रखा है कि आपको उसमें मज़ा आता है, ठीक है। किचन,
आप किसी के भी घर की वाइब्रेशंस का पता उसके घर के किचन से लगा सकते हैं। इस घर में क्या चल रहा है या क्या चला होगा, ये अगर जानना हो तो आप कुछ मत कीजिए, उनके किचन में चले जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। कल रात को यहाँ तांडव हुआ था और भयानक धूम हो गई है यहाँ पर। सो यू वुड फाइंड कि किचन स्पीक्स। तो जैसा किचन बोलता है आपको समझ में आ जाता है कि ये किचन इस तरह से बोल रहा है, तो वहां से चीजें आप पिकअप करते हैं। महिलाएं कैसे घर के बर्तन जमाती हैं, अभी एक मॉड्यूलर किचन आ गया है, महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा हो गई, उनको जमाने की जरूरत नहीं, सारा अटाला अंदर डालो और घड़ाक से बंद कर दो, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बाहर का मामला बस ठीक ठाक रखो। बट स्टिल किचन द वे इट हैज बीन केप्ट, कई बार आप देखते हैं बिल्कुल बहुत साधारण से साधारण घर होता है, आपको कई बार झुग्गी का भी कहीं विजुअल देखा होगा, लेकिन करीने से डिब्बे रखे हैं, पीतल के डिब्बे रखे हैं, सब चमक रहे हैं, हर एक पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, एंड चार ही चीजें पर बहुत अच्छे से रखी। हम लोग रिसेप्शन में जाते हैं, बहुत बहुत बड़ा रिसेप्शन है, बहुत लेविश रिसेप्शन है, पर आपको जाके वहाँ खाने की इच्छा नहीं होती, आप लिफाफा पकड़ा के आ जाते हो, या कई बार सोचते हो कि यार पहले मालूम होता तो लिफाफा भी नहीं देते, वैसे ही आ जाते। क्यों भाई, इतनी सारी चीजें थी, आपने खाई नहीं, क्यों नहीं खाई? द वे इट हैज बीन केप्ट मेड यू फील इम्पल्सिव। कई जगह गए, वहां चार ही चीजें बनी हैं, बट आपने शौक से खा ली बिकॉज आपको वहां अच्छा लगा। ये सब क्या है? रोटी बनाने के उदाहरण सर ने आपको दिया था, मुझे नहीं मालूम आपके घर में जब रोटी बनती तब आप घर में रहते हो कि नहीं रहते हो। रोटी बनने का अगर वर्चुअल कोई आपके पास सामने डेमो करे तो रोटी बनने की पूरी प्रोसेस में एक म्यूजिक है। जब वो बेलती हैं तो बेलने के साथ उनकी जो चूड़ियों की खनक बेलन के साथ जब जाती है, ठिनक 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 ठिनक, उसका एक म्यूजिक है, उसकी एक रिदम है। फिर वो पलटने के बाद वो तवे पे रखना, चिमटे से तवा हटाना, उसको सेकना, फिर तवा रखना, इस टोटल प्रोसेस में एक रिदम है, टोटल प्रोसेस में एक म्यूजिक है, उसका अपना एक सौंदर्य बोध है। कई लोग ऐसे बनाते हैं और कई लोग बनाते हैं जो मिलिट्री में टिक्कड़ खाते हैं, उस टाइप से बनाते हैं कि चार इनके लिए पटक दिए, चार इनके लिए पटक दिए, दो इनके मुंह में मार दिए, हो गया, खाना बन गया। रोटियां 10 उसको भी बनानी है, रोटियां 10 इसको भी बनानी है, पर आप समझते हैं इनके 10 रोटी बनाने में जो सौंदर्य है वो इनके 10 रोटी बनाने में नहीं आता। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी की बहुत बड़ी बातें अगर पकड़ना है तो उन बड़ी बातों को पकड़ने के लिए छोटी छोटी बातों को भी पकड़ना, छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व करना, और उन छोटी छोटी बातों से भी सौंदर्य निकालना। हर बार सौंदर्य निकालने के लिए आपको फैशन स्टोर में या ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सौंदर्य यही है, हमारे आसपास ही है। सिर्फ हमको वो सेंस डेवलप करना है जिससे हम उसी चीज़ में निखार ला सकें, उसी चीज़ में कहीं ना कहीं सौंदर्य पैदा कर सके, उसी चीज़ को अपने बोध से कहीं ना कहीं बेहतर बना सके। तो चूंकि एस्थेटिक्स अपने आप में एक पूरा शास्त्र है, कला अपने आप में एक पूरा शास्त्र है, आप लोग उसे पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी चूंकि इतने छोटे से लेक्चर में मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दे सकता था, और वो भी ब्रीफ। और हाँ, एक और बात, मतलब एक मार्मिक उदाहरण है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा उदाहरण है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो एक मृच्छकटिकम नाटक था जिस पे फिल्म बनी थी उत्सव। अब आप लोग तो बहुत, चूंकि आप शायद उसमें से कुछ लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे जब उत्सव बनी थी, पर अगर कभी आप आए तो देखना, उत्सव में एक कैरेक्टर है, वो चोर का कैरेक्टर है। वो रोज रात को एक घर में जाके सेंध लगाता है और चोरी करता है, लेकिन चोरी करता है सेंध लगा के तो सिर्फ छोड़ नहीं देता छेद बना के, वो क्या करता है उसमें रोज एक नई आकृति अपनी कलाकारी से बना देता है। तो उसकी प्रेमिका कहती भी है किसी दिन पकड़े जाओगे। अरे बोले नहीं, मालूम तो पड़ना चाहिए कि किसने चोरी की है, ये मैं अपना ट्रेडमार्क छोड़ के जाता हूँ। एवरी टाइम किसी जगह जाएगा तो एक नई आकृति बना के उसमें से निकल जाएगा। सुंदर, मतलब चोर है पर उसमें भी उसका एक कलाबोध जागृत है। आप लोगों को कभी मौका ना लें, मतलब आप शमशान घाट जाइए और जो चिता सजाते हैं उसमें कुछ लोग हैं, उन्हें मालूम है कि ये 5 मिनट बाद इसमें अग्नि लग जाने वाली है तो समाप्त हो जाएगा, पर वहाँ कुछ लोग खड़े रहते हैं जो वर्कर्स हैं, जो पूरे समय वहीं, उनकी जिंदगी उस पर गुजर गई, लेकिन उसको भी वो ऐसे सजाते हैं जैसे कि वो कल को कोई देखने वाला है, कल को उसका कोई विजुअल लेने वाला है। क्यों? उनके अंदर उसका कलाबोध है।
अब आप कहेंगे स्मशान घाट में क्यों कलाबोध? नहीं, उसके जीवन का कलाबोध है, वो स्मशान घाट का कलाबोध नहीं है, वो उसके अपने जीवन का कलाबोध है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कला ढूंढने की कोशिश की है। तो ऐसी चीज़ों को आप ढूंढिए, ऐसी चीज़ों को आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा ढूंढ पाएंगे, अगर आप ऐसा देख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। सो ट्राई टू डेवलप योर सेंस, एस्थेटिक सेंस। तो अब बहुत ज़्यादा बातें करना तो ठीक नहीं है, आपके शेड्यूल से मेरे को आधा घंटा दिया था, तो आई हैव कंप्लीटेड आधा घंटा। एक छोटी सी कविता जो हमारे सौंदर्य के बहुत बड़े कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनकी एक कविता कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कविता का शीर्षक है स्वप्न और सत्य। आज भी सुंदरता के स्वप्न हृदय में भरते मधु गुंजार, आज भी सुंदरता के स्वप्न हृदय में भरते मधु गुंजार, वर्ग कवियों ने जिनको गूथा रचा भू स्वर्ग स्वर्ण संसार। आज भी आदर्शों के सौध मुग्ध करते जनमन अनजान, देशों देशों के कालिदास गा चुके जिनका गौरव गान। मोहम्मद, ईशा, मूसा, बुद्ध केंद्र संस्कृतियों के श्री राम, हृदय में श्रद्धा संभ्रम भक्ति जगाते विकसित व्यक्ति ललाम। धर्म बहु दर्शन नीति चरित्र सूक्ष्म चिरको गाते इतिहास, व्यवस्थाएं संस्थाएं तंत्र बांधते मन बन स्वर्णिम पाश। आज पर जग जीवन का चक्र दिशा गति बदल चुका अनिवार्य, सिंधु में जनयुग के उद्दाम उठ रहा नव्य शक्ति का ज्वार। आज मानव जीवन का सत्य धर रहा नए रूप आकार, आज युग का गुण है जन रूप, रूप जन संस्कृति के आधार। स्थूल जन आदर्शों की सृष्टि कर रही नव संस्कृति निर्माण, ये आपके लिए विशेष रूप से है। स्थूल जन आदर्शों की सृष्टि कर रही नव संस्कृति निर्माण, स्थूल युग का शिव सुंदर सत्य, स्थूल ही सूक्ष्म आज जन प्राण। तो अपने जीवन में उस सत्यम शिवम सुंदरम को आप खोजने की कोशिश करें और अपना एस्थेटिक सेंस, अपना कलाबोध उसी माध्यम से जागृत करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल के इस महत्वपूर्ण आयोजन के आज के सम्मानीय मुख्य अतिथि जनरल बख्शी साहब, आज के मुख्य वक्ता मुकुल जी, माननीय छिपा जी, गोगटे जी, पानी जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वान जो देश के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हैं, और दिल्ली के सभी सम्माननीय विद्वान जो इनके स्वागत के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के इस परिसर में मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल के साथ औपचारिक रूप से न सही अनौपचारिक रूप से काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ और उसी हैसियत से आपके सामने खड़ा। योगा योग और संयोग होता है, व्यक्ति किसी पद पर रहता है, तो इसलिए ये मान लेना कि मैं कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, ऐसा भ्रम कभी न मैंने पाला है न पालूंगा। और ईश्वर मुझे शक्ति दे कि आजीवन कार्यकर्ता के भाव से मैं हमेशा आपके सामने खड़ा रहूं, सम्मुख उपस्थित रहूं। आज के विषय के संदर्भ में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत रोमांचित कर रहा था ये विषय, क्योंकि हमारी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में लगातार जहाँ जहाँ पर भी चिंतन हो रहा है वहाँ पर रक्षा ये विषय पूरी तरह से नदारद है। मेरे जीवन का कुछ समय मध्य प्रदेश और कुछ समय छत्तीसगढ़ में कार्य करते हुए बीता, और वहाँ पर जाकर ये अनुभव हुआ कि जो प्रदेश किसी तरह सीमा से नहीं लगे हैं, जिन प्रदेशों के पास कहीं भी सीमा छूती नहीं है, ऐसे प्रदेशों के लोगों को तो ये भान तक नहीं होता कि हमारी सीमाओं में क्या हो रहा है। और इसलिए रक्षा ये विषय हमारे उन प्रदेशों के लोगों से प्रायः अछूता ही रह जाता है। यदा कदा जब समाचार पत्र में कोई घटना या दुर्घटना हम सीमा पर होते हुए देखते, सुनते, पढ़ते हैं, तब हमें कहीं कहीं आभास होता है कि हाँ, हमारी सीमाएं भी हैं, वहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं और वहाँ पर कुछ हलचल भी हो रही है। लेकिन जब मेरा पूरा प्रायः जीवन भोपाल में बीता, और मुझे याद है कि 1971 में एक बार जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब ब्लैक आउट हुआ करता था, और तब लोगों को
मतलब इसमें उपहास का विषय नहीं है, लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि ब्लैकआउट यानी होता क्या है। तो कुछ लोग घर के बाहर निकल के देखना चाहते थे कि ब्लैकआउट मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको इसकी संवेदना और इसकी गंभीरता का भी अंदाज़ा नहीं था। जब मैं रायपुर में एक विश्वविद्यालय का कुलपति था, तो वहाँ पर अचानक किसी ने कहा कि इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं एडमिरल कौशिवा जी, वो आए हैं और वो भारत की मैरीटाइम चैलेंजेस पर कुछ बात करना चाहते हैं, तो क्या आप वो व्याख्यान आयोजित करेंगे। तब आदरणीय शेखर दत्त जी हमारे गवर्नर हुआ करते थे, और उन्हें ये विश्वास था कि ऐसे कोई भी काम करने के लिए सच्चिदानंद जोशी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैंने उनका वो व्याख्यान हमारे विश्वविद्यालय में कराया। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये मैरीटाइम होता क्या है और मैरीटाइम चैलेंजेस क्या होती हैं, क्योंकि समस्या ये है कि छत्तीसगढ़ पूरा लैंडलॉक प्रदेश है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ से कम 600 किलोमीटर चारों तरफ चले जाएं तब भी समुद्र दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देता। तो जब आपको समुद्र दिखाई नहीं देता तो समुद्र की चुनौतियां आपको कैसे दिखाई देगी। और बहुत सारे उस प्रदेश के लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी समुद्र देखा ही नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा कि फिर ये मैरीटाइम चैलेंजेस क्यों आप व्याख्यान रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप आइए देखिए, और तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैरीटाइम चैलेंजेस हमें कैसे प्रभावित करती हैं। और कुछ विद्वान आपकी ही तरह वहाँ पर 200-250 हमारे यहाँ व्याख्यान में उपस्थित हुए, और जब उनको ये मैरीटाइम चैलेंजेस बताई कि वो किस तरह से हमारी सुरक्षा में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे व्यापार में, हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित करती हैं, यहाँ तक कि जिस गाड़ी को आप रोज चलाते हैं उसके पेट्रोल और डीजल को भी ये मैरीटाइम चैलेंजेस प्रभावित करती हैं, तब उनकी आंखें खुली, अरे ये तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो उसी तरह रक्षा के मामलों में हमारी प्रायः उदासीनता जो है हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, खासकर हमारी नई पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। एक और बात समझ लेना है कि हम ये विषय रक्षा की शिक्षा के बारे में कर रहे हैं या सैनिक शिक्षा के बारे में कर रहे हैं। रक्षा की शिक्षा और सैनिक शिक्षा दोनों अलग अलग बातें हैं। जनरल साहब तो बहुत विद्वान हैं इस क्षेत्र में, वो आपको ज़्यादा बताएंगे, लेकिन सैनिक शिक्षा वो है जो आपको रेजिमेंटेशन सिखाती है, जो आपको दरअसल ज़मीन पर या आकाश में या पानी में या कहीं और युद्ध लड़ना सिखाती है। लेकिन रक्षा जो विषय है ये बहुत व्यापक विषय है। मेरे ख्याल से रक्षा ये विषय जितना जमीन पर नहीं लड़ा जाता, उससे ज़्यादा कहीं दिमाग में लड़ा जाता है, कागज़ में लड़ा जाता है, नीति में लड़ा जाता है। इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। दुर्भाग्य है कि उस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हमारे देश के कितने संस्थान पढ़ाते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे देश के बहुत सारे संस्थानों को देश की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने में कहीं कोई रुचि हो, वो कभी नहीं पढ़ाते। और इसलिए ये स्ट्रेटेजीज क्या हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी बार बार विदेश क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक भूमिका है, कौन से लाभ हैं देश के लिए, सामरिक लाभ क्या है, व्यापारिक लाभ क्या है, देश के लिए सामाजिक लाभ क्या है, राजनीतिक लाभ क्या है, ये तमाम एक व्यापक विषय का अंग है जिसको हमारे देश में कहीं कोई संस्थान पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, आपने उनकी सबने उनकी पुस्तक पढ़ी होगी, संदीप वासलेकर जी की। उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, नए भारत का निर्माण। मैंने जब वो पुस्तक पढ़ी तो मैं उसको पुस्तक को पढ़कर मोहित हो गया, और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। जिन्होंने वो पुस्तक मुझे पढ़ने दी थी उन्होंने वो पुस्तक मुझे भेंट दी थी, तो मुझे लगा कि मेरा भी कुछ कर्तव्य है। तो मैंने उस पुस्तक की 25 प्रतियां मंगाई और ऐसे विद्वानों को भेंट की जहां मुझे लगता था कि वे नए भारत के निर्माण में कहीं ना कहीं हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। उसमें बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत सीनियर वाइस चांसलर्स थे, शिक्षा शास्त्री थे, और राजनीति के भी बहुत वरिष्ठ लोग थे। मैं पद बताकर अनावश्यक रूप से कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, पर मैंने 25 प्रतियां ऐसे लोगों को जा जाकर व्यक्तिगत रूप से भेंट की और कहा कि मेरी इच्छा है ये पुस्तक आप पढ़ें। आप में से जितने लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी है, आप निश्चित तौर पर इस बात को मानेंगे कि वो पुस्तक पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता, कम से कम उस पर त्वरित कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो देगा ही। दुख की बात है कि 25 में से सिर्फ एक व्यक्ति ने लौटकर मुझे फोन करके कहा कि जोशी जी आपने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक दी है और मैं इसको कई और लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो लोग गणित के हैं वो 25/1 का प्रतिशत निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे देश में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस तरह की चुनौतियां, जो सामरिक चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, जो रक्षा की चुनौतियां हैं,
उसको लेकर कितनी गहरी उदासीनता है। सिर्फ किसी चौराहे पर खड़े होकर मोमबत्तियां जला लेना या एक जगह खड़े होकर फोटो के सामने फूल डाल देना हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। जनरल साहब जैसे तपस्वी लोगों ने, जिन्होंने सरहदों पर और देश के अंदर अलग अलग कोनों पर अपने पूरे जीवन का, अपने अनुभव का निचोड़ डालकर हमारे देश को जिस तरह सुरक्षित हाथों में पहुंचाने की कोशिश की है, हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने अपने दायित्व को पहचान कर कम से कम ऐसे तपस्वियों की तपस्या का उपहास तो न करें। इस दृष्टि से आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय जनरल साहब और मुकुल जी जब बोलने लगते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा ही है कि मुझे पहले बोलने को कह दिया है। मुझे लगता है कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये सत्र बहुत सार्थक होगा, और आप जैसे विद्वान जो अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, निस्संदेह भविष्य में इस विषय को और अधिक आगे ले जाएंगे। आपकी पीढ़ी से बहुत रश्क करता हूँ। आप लोग जिस समय में पैदा हुए हैं और जो सारी चीजें देख रहे हैं, हमको बार बार लगता है कि काश हम इस समय जवान हुए होते। तो जमाने में आज ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 1984 में जब मैंने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो मेरे भाई ने कहा कि छुट्टियों में तुम बेंगलोर आ जाओ। मेरे भाई उस वक्त लार्सन टोब्रो में इंजीनियर हुआ करते थे, और शाम को हम दोनों भाई, चूंकि भाई की शादी नहीं हुई थी, तो शाम को हम दोनों भाई उसकी मोटरसाइकिल पे कहीं इधर से उधर घूमते थे। उसी समय उसने एक दिन कहा कि तुम्हें मालूम है यहाँ पर एक ऐसा फोन आ गया है जिसमें आप सीधे नंबर डायल करो तो घर में बात हो जाएगी भोपाल। मैंने कहा ऐसा भी कभी होता है? हम तो ट्रंक कॉल लगाते हैं, ट्रंक बुकिंग करते हैं, हेलो हेलो करते हैं, ऑपरेटर से पूछते हैं भाई कितनी देर में हमारा ट्रंक कॉल। बोले नहीं, ऐसा एक फोन आ गया है यहाँ बेंगलोर में। तो हम करीब 6-7 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल भांज के गए, रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक वहां नंबर लगाया, और पहली बार मैंने बेंगलोर से एसटीडी पर मेरे मदर फादर से भोपाल में बात की। तब कभी कल्पना नहीं हुई थी कि हमारे घर में आज जो सब्जी वाला, जो दूध वाला, जो काम वाली, जो जमादारी, वो भी आएगी और वो कहेगी अरे कल मैं नहीं आ पाई, आपको व्हाट्सएप भी नहीं किया था मैंने, माफ कर दीजिए। जमाना बहुत बदल गया है, इसलिए मुझे बार बार आप लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है कि ये बहुत देरी से, मतलब हम लोग कुछ जल्दी जवान हो गए, आप लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हर एक चीज के अपने मजे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें की तरफ आदरणीय पवन जैन जी ने भी और आदरणीय आहूजा साहब जी ने भी आपको इशारा किया है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ बह नहीं जाना है। टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी चीजें दे सकती है। मोबाइल ऐप आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, आपका नॉलेज बढ़ा सकता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, आपकी रीच बढ़ा सकता है। पर मोबाइल ऐप के साथ कभी आप अपनी विजडम को गिरवी मत रख दीजिए, कभी आप अपने करेज को गिरवी मत रख दीजिए, कभी आप अपने कैरेक्टर को गिरवी मत रखिए, कभी अपने वैल्यू सिस्टम को गिरवी मत रखिए। यहाँ इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग इस बात के गवाह होंगे, इंक्लूडिंग अग्रवाल साहब और सीता जी। जब हमने, और आदरणीय दीपक जी के लिए ये बात बहुत मजेदार होगी क्योंकि आप वो 900 इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं। जब हमने यहाँ काम किया था तो 560 इंस्टीट्यूशंस थी, और हम क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा होता है, और जब कभी भी क्राइसिस मैनेजमेंट होता था तो लोग आते थे कि सर फला इंस्टीट्यूट में फला गड़बड़ हो गई, और मैं जबानी वहां पर टेलीफोन नंबर के बता के कहता था कि ये जयपुर का नंबर है, फला व्यक्ति से बात कर लो, या ये केरल का नंबर है, फला व्यक्ति से बात कर लो। 200, 250, 300 टेलीफोन नंबर्स याद रहा करते थे। आहूजा साहब पता नहीं बिना पत्नी का नंबर याद किए घर में कैसे रह पा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही नंबर कंठस्थ किया है, और वो मेरी पत्नी का नंबर। इसलिए रात में आप 12 बजे 2 बजे भी मुझे खड़खड़ा के जगा के पूछ लेंगे, क्योंकि अचानक एक SMS आता है कि मेरे मोबाइल का बिल नहीं भरा गया है, तुम बिल भरो।
तो बावजूद इसके कि मेरे कुलपति मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुला रहे होते हैं, मुझे लगता है कि आज सस्पेंड हो जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मोबाइल का बिल पहले। और उस मोबाइल की अब स्थिति यह है कि उस पर मेरी पत्नी मुझसे कभी कभी छठे चौमासे बात भी कर लिया करती, बाकी समय उसका फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही जाता है। यहाँ तक कि जब रात को पति पत्नी साथ में सोते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तुमने खाना खा लिया? हम भी मैसेज करते हैं, हाँ खा लिया। सब्जी कैसी बनी थी? पता नहीं, ठीक बनी होगी। अरे भाई बगल में बैठे तो बात कर लो, इतनी क्या समस्या है। लेकिन व्हाट्सएप नाम की चीज ने हमारी सारी जिंदगी को इस तरह से तबाह कर दिया है। तो अपनी विजडम को गिरवी मत रखिए, अपने कैरेक्टर को गिरवी मत रखिए, अपने करेज को गिरवी मत रखिए, अपने वैल्यू सिस्टम को गिरवी मत रखिए, क्योंकि ये सारे जो एसेट्स हैं कि दुनिया के कोई मोबाइल ऐप आपको नहीं देने वाले हैं। दो छोटी छोटी कहानियां। एक नेथन डुगन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ मार्केटिंग करने जाता है और माँ बार बार अपने पति से यानी उस बच्चे के पिता से पूछ रही है, ये ड्रेस कैसी लग रही है, वो ड्रेस कैसी लग रही है, ये ड्रेस कैसी लग रही है। और पति अघा जाता है, क्योंकि अच्छा बोलेगा तो फंसेगा, बुरा बोलेगा तो फंसेगा। तो जिस तरह से वो जवाब देता है, वो नेथन डुगन उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर घर जाके सोचता है कि इन बेचारे पतियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और वो लेजी हस्बैंड नाम का एक ऐप डेवलप करता है। उस नेथन डुगन की उम्र थी 13 साल। एक अर्जुन कुमार नाम का लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है और एक दिन देखता है कि मदर फादर बहुत परेशान हैं क्योंकि उसकी बस की खबर नहीं लग रही, वो बस कहाँ है। स्कूल से निकली, घर नहीं पहुंची, कहाँ गई, कैसे गई, क्या गई, और हलाकान हुए चले जा रहे हैं। घर आके मदर फादर की परेशानी को समझता है और एक ऐप डेवलप करता है जिसका नाम है बस लोकेटर। उस अर्जुन कुमार की उम्र है 14 साल। तो ये सारी कहानियां सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी कहानियां आपको इस बात की प्रेरणा देती हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज के लिए कोई भी उम्र कम नहीं है और कोई भी उम्र ज्यादा नहीं है, कोई भी शिक्षा कम नहीं है और कोई भी शिक्षा ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, और जो दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास अगर आपने कर लिया तो आप इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब समय बहुत खराब आ गया, बहुत चुनौतीपूर्ण आ गया है। जिस तरह हमारे जीवन में एंजाइटी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे जीवन में अस्थिरता बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे जीवन में असुरक्षा बढ़ रही है, मुझे लगता है कि क्या कोई ऐप हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो अवॉइड करे टेंशन? क्या कोई ऐप हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो हमें हमारे अंदर बिल्ड करे पेशेंस? क्या कोई ऐप हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे अंदर जनरेट करे कंपैशन? क्या ऐप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे अंदर डेवलप करे सेल्फलेस लव? क्या कोई ऐसा ऐप जो हमारे अंदर ऑनेस्टी को बढ़ाने की कोशिश करे, या ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश करे, या टॉलरेंस को बढ़ाने की कोशिश करे? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई ऐप हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो हमारे जीवन में सचमुच खुशियां ला सके?